पेरेंटल हिस्ट्री भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। किसी एक पर्सन को आपको डायबिटीज है, आपके मदर या फादर को, आपको रिस्क है 25 से 30% डायबिटीज होने का। अगर दोनों पेरेंट्स को है, ये रिस्क जो है आपकी 60 से 70% पे पहुंच जाती है। जिन पेरेंट्स को डायबिटीज है वो अपनी जो संतान है किन किन बातों का ध्यान रखे। मोबाइल फोन पे बच्चा बैठ के खाना खाता है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि बच्चा कितनी रोटी खा चुका है। वक्त वक्त पे ये नजर रखें कि आपके बच्चे की गर्दन जो है वो काली ना पड़ रही हो। अगर कोई अपने शुगर के अंदर लापरवाही करता है तो क्या क्या बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं? कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक पॉसिबल है। हार्ट अटैक्स की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर, हम मोटापे की बात करें पर उससे पहले ये जानना चाहेंगे, कई बार डायबिटीज में लोगों का वजन घटना शुरू हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? डायबिटीज़ में प्राइमरीली जो पोस्टुलेटेड है, बताया गया है, वो डायबिटीज़ के साथ वेट कम होना ही है। डायबिटीज़ में होता ही है कि आपका ग्लूकोज बॉडी में, ब्लड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है, तो बॉडी करती है काम दूसरा कि कहीं और से वो फूड ले, कहीं खाना ले। आप वैसे समझिए कि आपके 3-4 कमरे हैं एक जगह पे, बीच में एक हॉल है। हॉल का अर्थ है वो ब्लड, और कमरों का मतलब है आपके टिश्यूज़ या ऑर्गन्स, ठीक है। अब आपके पास एक चाबी होनी चाहिए जिसका नाम है इंसुलिन। आप चाबी से दरवाज़ा खोलेंगे तो वो अंदर जा पाएगा, अदरवाइज़ नहीं जा पाएगा। तो वो हॉल में काफ़ी सारा ग्लूकोज पड़ा है, ब्लड में काफ़ी सारा ग्लूकोज पड़ा है, बट वो सारे ऑर्गन्स आपका ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, वो कहीं और से खाना मंगाते हैं। मसल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू होती हैं, प्रोटीन्स वहाँ का डिग्रेड होना शुरू होता है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ वाले लोग जो होते हैं वो जनरली सेंट्रली मोटे होते हैं। एडिपोसिटी, पेट के आसपास एडिपोसिटी ज़्यादा होती है। हाथ उनके पतले होने लग जाते हैं। हाथ पतले होने का कारण कि उसका मसल मास जो है वो घट रहा है। यहाँ से जो आपकी बाइसेप्स मसल है उसमें से प्रोटीन कट के आपके बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल्स को खाना प्रोवाइड कर रहा है, जबकि आपके फैट टिश्यू यहाँ बहुत है, ब्लड में आपके काफ़ी सारा ग्लूकोज पड़ा है। तो ये चीज़ें कॉमनली सीन है, कॉमनली देखी जाती है। सेकंड चीज़ होती है कि आपका जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है उसको बॉडी फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लग जाती है। तो आपके एक डिस्प्रपोर्शन आ जाता है कि आपके मसल मास जो है वो नीचे आने लग जाता है और फैट मास जो है ऊपर आने लग जाता है। तो जिनके पतले हो रहे हैं, जो वजन कम हो रहा है, वो बेसिकली इस वजह से है क्योंकि उनका ग्लूकोज यूरिन में निकल रहा है और मसल्स का प्रोटीन डैमेज हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। सर, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमेशा कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, पर लोग हमेशा ये बहाना कर लेते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? फिजिकल एक्टिविटी, जितना खाने पर मैंने स्ट्रेस दिया कि खाना आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होना चाहिए, अपने कैलोरी को ध्यान में रखकर जितनी आपकी बॉडी की यूटिलाइजेशन है उतना ही खाना खाएं। सिमिलरली आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट, या शायद कहूँ तो डायबिटीज़ और मोटापे के लिए एक्सरसाइज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 2 तरह की एक्सरसाइजेज होती है, जो एरोबिक है और दूसरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। एरोबिक में आप जैसे रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उससे आपके कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट पे जोर पड़ता है थोड़ा, और आपके हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट लिफ्टिंग है, मसल्स को ट्रेन करने की हैबिट है, वो आपको ज़रूर डालनी चाहिए डायबिटीज़ और मोटापे के लिए। कारण कि उसकी वजह से आपकी मसल्स स्ट्रांग बनती हैं, मसल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, और वो एक्सेस ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में है वो कंज्यूम कर पाती हैं। प्लस आपकी जो सार्कोपीनिया जो मैंने बताया, वेट कम होने के साथ में जो आपकी प्रॉब्लम रहती है कि वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि आपकी मसल्स का प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है, तो वो प्रोटीन रीस्टोर होना शुरू होता है। सार्कोपीनिया जिसको हम कहते हैं, मसल्स का कम होना, मांसपेशियों की बल्क, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ कम होना, वो रीगेन होती है। तो आप बुढ़ापे तक अच्छा काम कर पाएंगे। आप 70 साल के हो गए, आपकी मसल्स एजिंग की वजह से भी खराब हुई, डायबिटीज़ की वजह से भी खराब हुई, फिर अचानक से किसी दिन आपको टेबल से उठना पड़ा, चेयर से उठना पड़ा, तो आप हाथ देकर उठ रहे हैं। इसका अर्थ है आपको एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। दैट मीन्स आपकी मसल्स उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एरोबिक प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं टाइम नहीं मिला, कुछ टाइम निकालिए अपने लिए। आप जितना भी वेट उठा सकते हैं डंबल्स में, 1 किलो 2 किलो, वो अच्छी बात है। आप जितना खुद का वेट उठा सकते हैं वो अच्छी बात है। आप सिटअप्स कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं, आप पुशअप्स लगा सकते हैं, आप बैठे बैठे अपनी चेयर पर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप अपने पैरों को ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप पैर ऊपर नीचे उठाते रहें, या आप अपने पैर को बैठे बैठे सीधा और अनफोल्ड करते रहें, वो भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आप बैठे बैठे जो पीटी में एक्सरसाइजेज हुआ करती थी बचपन में, हम पीटी करते थे, उस प्रकार के एक्सरसाइजेज हम अपनी चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप मोबाइल स्क्रोल करते हैं, टीवी देख रहे हैं, तब भी आप अपना डंबल यूज़ कर सकते हैं। आप मीटिंग में हैं, उस वक्त भी आप अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स आपको डालनी पड़ेंगी अपने स्वास्थ्य के लिए, जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे हम मोटापा के बारे में। ओबेसिटी बढ़ने के क्या कारण हैं? ओबेसिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो 70% 60% तो जेनेटिक है, कि जीन्स में हमारे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हमारे मोटापा बढ़ा सकते हैं। फिर आता है ट्रिगर,
ये तो आपका जेनेटिक मेकअप है जिसकी वजह से आप एट रिस्क हैं। फिर आता है ट्रिगर कि किस चीज़ की वजह से आपका मोटापा अचानक बढ़ना शुरू हुआ। उसमें है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का नदारद होना। ये सब चीज़ें मिल बैठ के हमारे मोटापे को जन्म देती हैं। मोटापा, डायबिटीज़, ये सब मिल के एक बड़ा सीन बनाती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि हम यूजुअली 80% लोग ग्रसित हैं इससे, 70% लोग ग्रसित हैं इससे। मोटापे के साथ डायबिटीज़, मोटापे के साथ हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं और प्रॉब्लम शुरू वहाँ से होती है। कुछ केसेस में 20% केसेस में, 30% केसेस में मोटापा किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है। जैसे थायराइड में, थायराइड डिजीज़ के साथ, हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ आपका वज़न बढ़ सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, 5-7%, 5-7-10 किलो वज़न बढ़ सकता है आपका। ऐसा नहीं है कि आप 60 kg के हुआ करते थे और आप 120 kg के हैं तो आप सारा दोष थायराइड डिजीज़ पे मर दें, वो संभव नहीं है। आपका थायराइड की वजह से 5%, 10% वेट गेन, वेट लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता है। कुशिंग डिजीज़ करके एक बीमारी होती है जिसमें पिट्यूटरी के अंदर एक ट्यूमर होता है, उसकी वजह से मोटापा आ सकता है। एक्रोमेगली करके बीमारी है जिसमें कि ट्यूमर होता है, उसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज़ दोनों आ सकती हैं। तो कई सारी दूसरी बीमारियां, बच्चों में पीडियाट्रिक ओबेसिटी की मैं बात करूँ तो बच्चों में आज जैसा मैंने बताया था, दिन भर बैठे रहना, स्कूल जाना, स्कूल से आए ट्यूशन जाना, खाना खाना, टीवी देखते देखते खाना खाना, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है। उस वजह से एक एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी चल रहा है। हम इसे जनरली एक्सोजीनस ओबेसिटी कहते हैं। ईजी फूड अवेलेबिलिटी, चिप्स दे के बैठा दिया, ये चीज़ें ला के दे दी, ये बैठा दिया कि ये खा ले, टॉफ़ी कैंडीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी वजह से। बट बच्चों में भी सिंड्रोमिक ओबेसिटीज़ होती हैं। सिंड्रोमिक ओबेसिटीज़ का अर्थ है कि उनके जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा खाता है। ये बच्चे जनरली 1 साल या 1 साल की उम्र से ही एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं। वो बार बार दूध मांगते हैं माँ से, मतलब माँ उनको फीड करती है, वो थोड़ी देर में भूखे, फिर फीड करे, फिर थोड़ी देर में भूखा बच्चा। प्लस वेट एक्सेस गेन किए जा रहा है बच्चा रात रात में उठ के किचन में जा रहा है खाना खाने के लिए। तो ऐसी कई सारी बीमारियाँ हैं। बार्डेट बिडल सिंड्रोम हो गया, एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम हो गया, जिनके अंदर की एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और साथ में मोटापा एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। बार्डेट बिडल में जैसे कहूँ तो आंखों का पिगमेंटेशन खराब हो जाता है, रेटिना का, अंगुलियाँ छे होने लग जाती हैं और भी दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये सिंड्रोमिक ओबेसिटीज़ होती है जो बच्चों में कॉमन है। बहुत अर्ली ऑनसेट पे प्रेजेंटेशन होता है इनका और जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं साथ में। कुछ दवाइयाँ भी आई हैं अभी इनके लिए। फिर जनरलाइज्ड ओबेसिटी है जो बच्चों में और बड़ों में सिमिलरली कॉमन है, और फिर बड़ों में कुछ बीमारियाँ हैं जो कि मोटापा करती हैं। एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोटापा कम किया जा सकता है? क्या इसका इलाज संभव है? मोटापा आपको हुआ क्यों है? आप अपना पहले ईटियोलॉजी ढूंढिए मोटापे का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीडियाट्रिक सिंड्रोमिक मोटापा है, आपको बार्डेट बिडल सिंड्रोम की वजह से मोटापा है तो उसके ट्रीटमेंट बहुत अलग है। आपको एक्रोमेगली की वजह से मोटापा है, कुशिंग डिजीज़ की वजह से मोटापा है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मोटापा है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपको जनरलाइज्ड एक्सोजीनस ओबेसिटी है जो कि जनरली कॉमन है और वही मिलती है हमें, अगर वो वाली ओबेसिटी है तो उसका सबसे पहला रूल, सबसे पहला फीचर है डाइट एंड एक्सरसाइज। आप ये चीज़ें कीजिए, क्योंकि हम कोई बीमारी ट्रीट क्यों करना चाहते हैं? हम कोई बीमारी ट्रीट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उससे होने वाले कुप्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो आप डाइट एंड लाइफस्टाइल को पहले मैनेज कीजिए। आप अपना खाना देखिए, आप क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। चलते फिरते 2 पीस मिठाई के उठा लिए, चलते फिरते आपने 100 ग्राम काजू उठा लिए, तो 100 ग्राम काजू आपको तकरीबन 500 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे, जो कि आपके पूरे एक मील के बराबर है। तो आपने ये एक्स्ट्रा किलो कैलोरी जो कंज्यूम की जाएगी कहाँ? फैट में कन्वर्ट होंगी, बॉडी में स्टोर होंगी। और अगर आप रोज़ 50 किलो कैलोरी भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 1 महीने के बाद आप 1500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले चुके होंगे, यानी आपने 1 दिन का खाना एक्स्ट्रा खा लिया ऑलरेडी खा लिया आपने। सही कहा। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके कम्युलेटिवली बढ़ता रहता है और मोटापा बढ़ता है। आपको भूख 2 रोटी की, आपने 2.5 रोटी खा ली तो भी एक्स्ट्रा हो गई। इस तरीके से वो मोटापा बढ़ता है। तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, कैलोरीज को कंट्रोल करें एंड एक्सरसाइज, जिसमें कि एरोबिक एंड वेट ट्रेनिंग मैं दोनों रेकमेंड करता हूँ कि आप एरोबिक भी करें 15-20 मिनट आधा घंटा, एंड वेट ट्रेनिंग करें 15-20 मिनट आधा घंटा, पौन घंटा तक वेट ट्रेनिंग करें, जिससे आपकी मसल्स सेंसिटिव हो, वो ग्लूकोज को कंज्यूम करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और मोटापा, फैट जो है वो फैट भी बर्न हो, कंज्यूम हो। आपको जितनी ज़रूरत है। आप डेस्क वर्क करते हैं, मैं टेबल पर बैठा रहता हूँ, मैं डेस्क वर्क करता हूँ, उसके अलावा मैं 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, तो मेरी बॉडी को उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। मेरे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए चलने के लिए, उसके अलावा मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं वो एक्स्ट्रा खाऊंगा वो मेरे टमी पे दिखेगा, वो मेरे पेट पे एब्डोमिनल एडिपोसिटी के रूप में दिखेगा। तो यहाँ पे डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैलोरी, कार्ब काउंटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको फॉलो कीजिए। अगर ये सब करने के बावजूद
आपकी बॉडी से वेट नहीं लॉस हो रहा है, देन मेडिकेशंस डू कम इनटू प्लेस। आप मेडिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। चीज़ ये है कि लोग उन चीज़ों को तो छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं कि ये तो नहीं करूँगा, एक शॉर्टकट दे दो कि मेडिसिन लगा लूँ या इंजेक्शन लगा लूँ, गोली ले लूँ, इससे वेट लॉस हो जाए। वो हमेशा कॉर्नर स्टोन रहेगा, वो हमेशा मेन थेरेपी रहेगी। ये सब एडेड ऑन थेरेपी है। कई लोगों के होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो एक्सेस ट्राई कर चुके हैं, सब कुछ कोशिश कर लिया उन्होंने, बट नहीं हो रहा। देन यू कैन शिफ्ट ऑन टू मेडिकेशंस एंड थेरेपीज़ जो कि इंजेक्टेबल और ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं और वेट लॉस होता है। बट उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप, मेरा एक पॉइंट इसमें हमेशा ये रहता है एक्सप्लेन करने का कि आप किसी भी प्रकार से वेट लॉस करें, आपने क्रैश डाइट की कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो हो सकता है आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए। ये सस्टेनेबल है कि आप लंबे टाइम तक कर पाएंगे ये कि एक दिन खाना खा रहा हूँ या एक टाइम खाना खा रहा हूँ, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, करते भी हैं, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। आप कितने टाइम कर पाओगे ये कि दिन में एक टाइम ही खाना खाऊंगा? जो चीज़ आप रोज़ कर सकते हो उसी को अपनी लाइफ में डालें, अदरवाइज तो वो एक महीने के लिए होगी, क्रैश डाइट हुई, क्रैश कोर्स हुआ, उसके बाद वापस आप वेट गेन करना शुरू कर देंगे। तो हेल्दी ईटिंग, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाना इज़ अ गुड सजेशन। उसके बाद आप किसी भी तरीके से वेट लॉस करते हैं, आपने क्रैश डाइट की, कुछ भी किया, जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, आपकी मसल्स भी लूज होती हैं, मसल लॉस होता है। आप डाइट एक्सरसाइज कीजिए, आप इंजेक्टेबल मेडिकेशन जो वेट लॉस के लिए आई वो लीजिए, या आप बेरियाट्रिक सर्जरी में जाइए। आप कुछ भी करेंगे, आपका वेट लॉस होगा, वेट में फैट प्लस मसल दोनों होगी। तो उस मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो आप जो भी इंजेक्टेबल मेडिकेशन या बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए भी सोचते हैं, आपको एक्सरसाइज का लेना ही पड़ेगा सहारा साथ में, ताकि आपकी मसल्स खराब नहीं हो। अदरवाइज जब भी आप वापस रीगेन करेंगे, वेट रीगेन हुआ तो आपको सिर्फ फैट रीगेन मिलेगा, मसल रीगेन कभी नहीं मिलता। ये जितना भी मैंने सुना और समझा, इसमें मुझे लगता है कि जांच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपको पहले पता चले कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है, उसका कोई टेक्नोलॉजी, उसके लिए कोई टेस्ट आप सजेस्ट करें। टेक्नोलॉजी टेस्ट के लिए ये है कि आपको डिजीज़ स्पेसिफिक है। आपको जब भी आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो दे विल गाइड यू कि भाई हमें क्या लग रहा है। जैसे बीडेड बार्डल सिंड्रोम, मैंने सिंड्रोमिक ओबेसिटी कहा, तो हिस्ट्री क्या होती है, बच्चा हमारा 1 महीने की एज से या 1 साल की एज से एक्सेस खाने लग गया है, तब से ज़्यादा खा रहा है, उसके एक 6th फिंगर है, उसका रेटाइना ख़राब है, ये सब चीज़ें, तो हमें लग जाता है कि ये बीडेड बार्डल होगा, तो हम लोग बीडेड बार्डल के लिए स्क्रीन करते हैं। जनरली एक्सोजिनस ओबेसिटी मिलती है आपको 80 to 90%, ये 10% केसेस में ही कुछ और मिलता है। एक्रोमेगेली का केस आ गया तो उसके फेशियल फीचर्स अलग होंगे, उसका IGF-1 का लेवल्स बढ़े हुए होंगे। तो ये जनरली हम स्क्रीनिंग फीचर्स पेशेंट को देख के एम्प्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं कि इसमें मुझे क्या लग रहा है। अगर लगता है तो वो डिजीज़ में डालेंगे, नहीं तो हम उसे एक्सोजिनस ओबेसिटी में कंसीडर करेंगे। फिर ओबेसिटी के जो मानक हमने तय कर रखे हैं BMI के लेवल पर, वो है हाइट, वेट बाय हाइट का स्क्वायर होता है। उससे अगर 23 से नीचे है, 18.5 से 23 इज़ द नॉर्मल BMI इंडियंस के लिए। 23 से 25 के बीच में 22.9 तक नॉर्मल है, 23 से लेकर 24.9 तक जो है वो ओवरवेट है, और 25 से लेकर ऊपर जो है वो ओबीज कैटेगरी में आता है। तो आपको अपना BMI नॉर्मल वाली कैटेगरी में रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, आप पेट पे जो वेस्ट साइज़ है आपकी वेस्ट साइज़ जब आप नापें तो आदमियों में 90 से कम होनी चाहिए और औरतों में 80 से कम होनी चाहिए। दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल वेस्ट सर्कमफ्रेंस। फिर वेस्ट हिप रेशियो आ जाता है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस का डिवीजन करते हैं हम हिप की गर्थ से या हिप के सर्कमफ्रेंस से, उसमें भी हम मानते हैं 0.85 से नीचे होना चाहिए। देन हम लोग देखते हैं इसी तरीके से वेस्ट बाय हाइट रेशियोज़ भी लेते हैं, और डेक्सा स्कैन करके एक जांच होती है जो आपका फैट परसेंटेज कैलकुलेट करती है बॉडी का। तो जनरली माना जाता है कि मेल्स में 30 से कम, 28 से कम होना चाहिए, और फीमेल्स में 25 से कम फैट परसेंटेज बॉडी में होना चाहिए, जो ओबेसिटी को डिफाइन करती हैं चीज़ें। बट ओबेसिटी मोटा मोटा लग जाती है, नहीं लगती है, तो हम इन चीज़ों का हेल्प लेते हैं, फिर हम डिफाइन करते हैं कि कौन से कारण से हुई और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सर हार्मोनल चेंजेस और हार्मोन से होने वाली तकलीफ़ों के बारे में। मुख्यतः जब भी हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम के पेशेंट्स की ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है, पर हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में सबके बारे में जानकारी दें कि कौन से हार्मोन इम्बैलेंस से क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं इन दिनों, और किस तरह से हम थायराइड जैसी प्रॉब्लम से भी बचें। थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारे गले में है, एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्रंथि है जो आप समझ सकते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट हम थायराइड वर्ड जब यूज़ करते हैं तो ये थायराइड ग्रंथि है। तो आपको थायराइड है, मुझे थायराइड है, उसको थायराइड है, कभी नहीं हो सकता कि थायराइड सबके पास है। जो जीवित मनुष्य इस धरती पर है उसके पास थायराइड है, सबके पास है। कोई बीमारी की वजह से किसी के ना बनी हो तो अलग बात है, अदरवाइज सबके पास थायराइड है। तो किसी को
थायराइड की जो बीमारी होती है वो या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है या हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, या फिर उसके अंदर कोई गांठ या नोड्यूल फॉर्मेशन। 3 मेजर कैटेगरीज में मैं हमेशा डिवाइड करता हूँ इनको। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म हम कहते हैं, वो हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि जो खुद है उसके 2 हार्मोन बनते हैं मेजरली, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि बनाती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है T3 T4 के प्रोडक्शन को बनाने को? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे ब्रेन के बीचों बीच सिचुएटेड है। तो ये ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि पिट्यूटरी पीयूष, ये निकालती है TSH नाम का हार्मोन। ये TSH आपके गर्दन में ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि पर आकर काम करता है और थायराइड ग्रंथि आपका निकालती है T3 एंड T4। TSH, T3, T4। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हुआ? हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 जो है वो कम बनता है। ये वाला जो ग्रंथि है इसकी समस्या खुद की हो सकती है या ऊपर से TSH आना बंद हो जाए, दोनों ही केसेस में हो सकता है। जब T3 T4 आना बंद हो जाए। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? T3 T4 ज़्यादा बन रहा है और TSH यूजुअली उसमें सप्रेस हो जाता है। यूजुअली 99% केसेस में सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा बनेगा तो इसको आने की ज़रूरत नहीं, तो ये सप्रेस हो जाता है। सिम्टोमेटोलॉजी वाइज करूँ कि T3 T4 अगर इधर से कम बन रहा है तो आपके बॉडी के फंक्शंस सप्रेस हो जाते हैं। सप्रेस हो जाते हैं तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, आपको नींद ज़्यादा आने लगती है, आपको थकान होने लगती है, आपको आलस वगैरह जैसी चीज़ें होंगी, आपका हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, आपकी स्किन सूखी होने लग जाएगी, रफ स्किन होने लग जाएगी। ये सारी चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में पॉसिबल है। 80% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना इजीली आप वेट गेन करते हो, इतनी इजीली आपको थकान आती है, आपको लगता है यार कुछ नहीं, मैं तो ऐसा क्या एक्चुअली काम ज़्यादा कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से हो गया है। अच्छा आजकल मैं क्या ठंडी रोटी खा रहा हूँ ना, इसकी वजह से मुझे थकान ज़्यादा आती है। आप उसका कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होंगे। इतना स्लो गेन होता है, इतना स्लो चेंज होता है, आपको आपके घर वालों को शायद पता भी ना चले, क्योंकि आप स्लोली वेट गेन करते हो, आप स्लोली हैबिट्स बदलते हो, तो आपके घर वालों को भी पता नहीं चलता है। कोई अचानक से जिसने आपको 5 साल पहले देखा था वो अचानक देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं यार तूने वेट गेन किया तो थका भी ज़्यादा लगता है। दैट कैन बी सिनेरियो। सेकंड जो है हाइपरथायरॉयडिज्म, वो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। उसमें T3 और T4 हार्मोन जो ग्रंथि से निकल रहे हैं वो बढ़ गए। वो बढ़ने के बाद में आपकी बॉडी का वेट कम हो जाएगा, आप हाइपर एक्टिव रहेंगे, आपका हार्ट ज़्यादा धड़कने लगेगा, तेज़ स्पीड पे धड़कने लगेगा, आपको दिन में 3 से 4 बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, पॉटी जाना पड़ सकता है, टॉयलेट यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपको पसीना ज़्यादा आने लगेगा। ये सारे सिम्टम, आपको नींद नहीं आएगी, आप खाना खा रहे हैं, एक्सेस खाना खा रहे हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा। कैसा, मैं तो दिन में 4 रोटी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। तो इट कैन बी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें कई बार लोगों को और भी कई सारी समस्या हो जाती है, साथ में आंखें बल्ज होना, आंखें बाहर आने लग जाती है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखों के पीछे का जो फैट है वो बढ़ने लगता है। वो बढ़ता है तो वो आंखों को आगे पुश करता है और आपकी आंखें बाहर आने लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आंखों से रिलेटेड, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट बहुत ही अलग कंडीशंस में देते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं देते हैं। फिर हार्मोन इनबैलेंस के कोई बड़े सिम्टम्स हैं जो देखे जा सकें, परखे जा सकें? हार्मोन इम्बैलेंस के बड़े सिम्टम्स तो जैसे अगर थायराइड से रिलेटेड हैं तो उसमें आपको थकान आना वगैरह, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे मैंने डिस्कस किया। डायबिटीज़ के साथ में भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा लगना, ये चीज़ें हो गई। वेट लॉस होना, वेट गेन होना, ये एक सिम्टम हो सकता है। वेट लॉस या वेट गेन कैन ऑल्सो बी एन एंडोक्राइन सिम्टम। आप कुशिंग डिजीज में हो, एक्रोमेगैली में हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सडनली वेट गेन करना शुरू कर देते हो, आपके शरीर के अंग बढ़ने लग जाते हैं, एक्रोमेगैली हो सकती है। बड़ी क्लासिकल फीचर्स होते हैं उसके। कशिंग डिजीज है, उसमें पिंक कलर के या पर्पल कलर के निशान पड़ने लग जाते हैं। लोग कई स्टीरॉयड की दवाइयाँ बाहर से लेते हैं, दवाइयाँ मेडिकल वाले को बोला मेरे एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, दवाइयाँ ले ली, वो दवाइयाँ स्टीरॉयड्स है। वो स्टीरॉयड आप अगर एक्सेस कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का स्टीरॉयड एक्सेस सप्रेस हो जाता है। बाहर से लिया गया एक्सोजीनस स्टीरॉयड साइड इफेक्ट करता है, वो साइड इफेक्ट कहलाता है कुशिंग सिंड्रोम। उसकी वजह से पिंक कलर के, पर्पल कलर के स्ट्राया हो जाते हैं, आपका पेट का गर्त बढ़ जाता है, पेट मोटा पाने लग जाता है, हाथ पैर पतले होने लग जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एंडोक्राइन डिजीज। अक्टूबर तो ऑस्टियोपोरोसिस अवेयरनेस मंथ है। ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन डिजीज। आपके फीमेल्स में जनरली देखने को मिलता है। सेक्सुअल हार्मोन्स जो भी आपके हैं, मेल फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो कम होने के बाद में बोन्स की जो थिकनेस है या बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। फिर आप स्लिप हुए, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, आप स्लिप हुए, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर। सुनते हैं अक्सर, हम सुनते हैं माताजी थे बाथरूम में स्लिप हुए, फ्रैक्चर हो गया। ये क्यों होता है? माताजी को क्यों हुआ? क्योंकि माताजी जो मेनोपॉज अचीव करती हैं 55 साल के बाद में, 50 साल के बाद में, उनके पीरियड आना बंद हुए, तो उनका जो मेन हार्मोन था एस्ट्रोजन, जो उनको फीमेल रखता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हुआ। एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने के बाद में आपकी बोन्स के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं बचती, कमज़ोर हो जाती है।
आपने सुना होगा फीमेल्स को 55 तक हार्ट अटैक्स नहीं आते, जनरली आप नहीं सुनते हैं कि फीमेल को 50 से पहले हार्ट अटैक आया हो जी। ईस्ट्रोजन कम हुआ, हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ जाती है, उसके बाद हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं। तो आप ये जो मीनोपॉज जो कहा जाता है, मीनोपॉज इज एन इंपॉर्टेंट एंटिटी एंडोक्राइनोलॉजिकली। इसके बाद आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज़्यादा होंगी, इसके बाद आपका ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ताकि अननेसेसरीली आप 65 साल के हों, 70 साल के हों, पहुँचे और आप गिरे बाथरूम में और फ्रैक्चर लेके बैठ जाएंगे क्योंकि आपने बोन्स का ध्यान नहीं रखा। ट्रू। तो ऑस्टियोपोरोसिस एंडोक्राइन डिजीज, वहाँ ध्यान रखना है। जांच और इलाज क्या है इन परिस्थितियों में? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो भी हैं, पीरियड्स इरेगुलर होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना, इनमें हमें या वेट बढ़ना, वेट घटना, हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट घट रही है, ब्लड प्रेशर एक्सेसिवली बढ़ रहा है, 4 दवाइयाँ खा रहे हो आप, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, 5 ले रहे हो, तो ये भी एंडोक्राइन कंट्रोल में आती है। एड्रिनल ग्रंथि है जो कि ऐसे केमिकल्स निकालती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस केमिकल्स। तो हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन ज़रूरी है। आपको जो भी कंप्लेंट है उसका एक थरो इवैल्यूएशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग सिर्फ जनरल ट्रीटमेंट के हिसाब से चले जा रहे हैं। आपको ब्लड प्रेशर है, ओके आप ब्लड प्रेशर की गोली खाओ। 25 साल के लड़के में 200/120 का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। उसका कोई दूसरा कारण होना चाहिए। जो कहते हैं ना अबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस हैं, वहाँ आपको हमेशा सचेत रहना है। 25 साल का लड़का अगर 45 साल का आदमी आए, 60 साल का आदमी आए विथ 170 ब्लड प्रेशर, 110, तो मैं मान सकता हूँ चलो ये एसेंशियल टाइप ऑफ हाइपरटेंशन हो सकता है जो कि नॉर्मली आता है। 25 साल के लड़के में अगर 200/120 का बीपी है तो ये नॉर्मल तो नहीं है। अबनॉर्मल में भी अबनॉर्मल वो कैटेगरी है जो कि ट्रीटेबल कॉज है, जिसको हम शायद ट्रीट कर पाएंगे। ट्रीट कैसे? कि उसके एड्रिनल को हमने स्क्रीन किया, वहाँ एक ग्रंथि मिली, गांठ मिली, हमने उस गांठ को निकाला, उसका ब्लड प्रेशर 120/190 आ गया। उसको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई सारे केसेस है। फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक ट्यूमर होता है जो कि बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, करता है, तो वो भी है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लें कि इसमें कोई दूसरा कॉज नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ये हो रहा है। डायबिटीज़ एक्रोमेगैली में भी होती है, डायबिटीज़ कशिंग सिंड्रोम में भी होती है। आपके पास डायबिटीज़ लेकर कोई मरीज आया, आपने उसकी हिस्ट्री वगैरह ली और आपको लग नहीं रहा है कि नहीं यार ये डायबिटीज़, नॉर्मल डायबिटीज़ टाइप 2 जो चलती है वो नहीं है, तो आपको एक्रोमेगैली सोचना होगा, आपको कशिंग डिजीज सोचना होगा, आपको फियोक्रोमोसाइटोमा और ये सब चीज़ें सोचनी होंगी बैक ऑफ द माइंड। अगर आपको कुछ भी लगता है आप वर्कअप करें, अगर वो निकलता है तो हम ट्रीट कर पाएंगे मरीज को। अदरवाइज डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो है ही, वो वाली चीज़ है। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन इज द की, वो करें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है। क्या ट्रीटमेंट संभव है? सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट संभव है। एंडोक्राइन डिजीजेज में अच्छा ही है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का 99% ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपको एक्रोमेगैली है, आपको ट्यूमर मिलेगा, ट्यूमर को निकालिए, उसके बाद डॉक्टरटाइड थेरेपी जो कि अभी एमडीएम हॉस्पिटल में सुप्रिटेंडेंट साहब और सरकार की तरफ से फ्री मिल रही है हमें, तो वो अवेलेबल है, हम लगवा सकते हैं मरीजों को। आपने अस्पताल का जिक्र किया तो ओपीडी टाइमिंग भी बता दीजिए जिससे लोग आपसे मिल सकें। मैं ओपीडीज में, एमडीएम ओपीडी में फर्स्ट फ्लोर पे ओपीडी है, डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन ओपीडी, वहाँ पर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोम, बुध और शुक्र को 9 से 3 अवेलेबल रहता हूँ। इसके अलावा अगर किसी को दिखाना हो तो? उसके अलावा मेरा क्लिनिक है जो कि मैं A74 शास्त्री नगर में रन करता हूँ, वो आप गूगल सर्च कर सकते हैं डॉक्टर रौनक गांधी के नाम से, एंड आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो फीमेल में जो उनका साइकिल है वो कभी इरेगुलर हो जाता है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है? बिल्कुल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी हम बात करते हैं, जो कि हमेशा यूजुअली कहा जाता है कि 28-28 दिन या 30-30 दिन पे आना चाहिए, फिर 4 दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए, फिर बंद हो जाए, फिर 28 दिन पर आना चाहिए। तो जो भी साइक्लिकल प्रोसेस है ये हार्मोनली ही रेगुलेटेड है। इसके अंदर फीमेल के हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, ये सारे बहुत ही फाइन ट्यूनिंग के साथ काम करते हैं। एक भी हार्मोन ऊपर नीचे हुआ नहीं और साइकिल आपके गड़बड़ हो जाते हैं। तो जो साइकिल चालू होती है जिसमें हम पहले 5 दिन ब्लीडिंग के साइकिल्स मानते हैं, फिर बाकी के 25 दिन 28 दिन के लिए हम मानते हैं कि उसमें प्रोलिफरेटिव फेज आता है, जहाँ पे कि हमारी यूट्रस है उसके अंदर की एंडोमेट्रियम जो होती है, जो झिल्ली होती है, वो बनती है, फिर 5 दिन के अंदर वो वापस शेड हो जाती है। तो ये एक हार्मोनली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसमें भी जो कॉमन प्रॉब्लम आती है यंग फीमेल्स में आती है कि इरेगुलर साइकिल्स हैं, 2-2 महीने से साइकिल आते हैं, 4-4 महीने से साइकिल आते हैं, या हर 15 दिन में साइकिल आ रहे हैं, या साइकिल आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब PCOS के फीचर हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि PCOS ही होगा, PCOS के फीचर हो सकते हैं। PCOS के फीचर यूँ कि PCOS का डायग्नोसिस, मैं कभी इसको PCOD कहना नहीं चाहता। PCOD का अर्थ होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। डिजीज़ का मतलब एक बीमारी। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, सिंड्रोम का अर्थ है कई सारी बीमारियों का समागम होना। तो PCOS में आपको साइकिल्स की इरेगुलरिटी रहेगी, ओबेसिटी, मोटापा रह सकता है, डायबिटीज़ होने का खतरा आगे बढ़ जाता है, आगे जाके आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक्स आने का खतरा बढ़ जाता है, बोन डिजीजेज, आपके फ्रैक्चर्स होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण हम इसको PCOS कहते हैं।
प्राइमरीली फीचर इसके अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला होता है कि आपकी ओवरीज के लेवल पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, उसकी वजह से मेल हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो मेल हार्मोन आपके साइकिल्स को इरेगुलर कर देता है। इसकी वजह से आपके साइकिल्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आते और मोटापा एक इसमें बहुत बड़ा फीचर होता है। जिन लेडीज़ को पीसीओएस होता है उनको हमारी फर्स्ट सलाह यही होती है कि उनका बैकबोन ट्रीटमेंट यही है कि आप वेट लॉस कीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, आप एक्सरसाइज को अपना कंपोनेंट बनाइए। इनसे नहीं होता है तो आप वेट लॉस मेडिकेशंस पे जाइए, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, आप उन पे जाइए, आप वेट लॉस कीजिए, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होगा और आपका पीसीओ इंप्रूव होगा। सिर्फ सोनोग्राफी में पीसीओएस आ जाने से आपको पीसीओएस नहीं होता है, क्योंकि ये जो फाइंडिंग्स है पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी जो सोनोग्राफी में दी जाती है, ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में, कुशिंग डिजीज में, एक्रोमेगैली में, डायबिटीज में, सब में मिल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको पीसीओएस हो गया, सोनोग्राफी से डायग्नोसिस नहीं बनता है। राइट। बाकी सारी दूसरी जांचें भी करवानी पड़ेंगी। अब मेल हार्मोन बढ़ने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जो दूसरे कारण मेल हार्मोन बढ़ने के हैं, जैसे कि आपके एड्रिनल्स में ट्यूमर है या आपकी ओवरी में ट्यूमर है, उससे भी मेल हार्मोन बढ़ जाएगा और जब वो मेल हार्मोन बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा मेल हार्मोन से साइकिल्स इरेगुलर हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि हम लोग जब पीसीओएस का वर्कअप करते हैं तो हम कई सारे टेस्ट करते हैं, बैटरी ऑफ टेस्ट, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, ये सब मैं करता हूँ। किस लिए करता हूँ? इसीलिए कि कोई दूसरी बीमारी के कारण पीसीओ वाले फीचर्स नहीं आ रहे हैं। जांच बहुत इंपॉर्टेंट, जांच इंपॉर्टेंट है ताकि करके वर्कअप करके आप पता कर लीजिए हाँ कुछ नहीं है तो ये पीसीओ है, हम इसको पीसीओएस की तरह ट्रीट करेंगे। अब आजकल जो मुझे देखने को बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल रहा है वो है ओवेरियन इनसफिशिएंसी या ओवेरियन फेलियर। यंग फीमेल्स 20, 22, 25 साल की फीमेल्स मेरे पास आती हैं, पीरियड्स इरेगुलर है। मुझे भी यही लगता है कि पीसीओ का कंपोनेंट होगा। मैं वर्कअप के लिए जो जांचें भेजता हूँ उसके अंदर कई बार ऐसा निकल के आता है कि उनके अंडे जाने में अंडे ही नहीं बन रहे हैं। पीसीओएस में यूजुअली कई सारे अंडे एक साथ बन जाते हैं। जो ओवरी है उसके अंदर कई सारे अंडे बिल्कुल पेरिफेरी पर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं जिसे हम पीसीओ मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कई सारे अंडे छोटे 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 ओवरी में कई सारे होते हैं। और जबकि अब जो आ रही है सिनेरियो, कई बार मतलब कहूँ तो 10 में से 1, 20 में से 1 फीमेल ऐसी आती है जिसका AMH लेवल जो होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो अंडे की संख्या का एक इनडायरेक्ट मार्कर है, वो बहुत कम है। अंडे ही नहीं है। जब अंडे ही नहीं है तो आगे जाके फर्टिलिटी में इशू आएगा। इसीलिए इनफर्टिलिटी का इशू ज्यादा है। इनफर्टिलिटी पर ये जो है ये एक बहुत जनरली हम रेयर कंडीशन मानते थे इसको। क्या कारण है सर इसका? इसके कारण जेनेटिक्स विथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड वो सारा है कि भाई क्यों हो रहा है, अचानक से इतना बढ़ गए हैं। सो अननोन जीन्स हैं, अननोन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके ओवेरियन रिजर्व, ओवरी में अंडे ही खत्म हो जाते हैं, फिर साइकिल्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं। इन लोगों को भी कई बार मिस लेबल कर दिया जाता है पीसीओएस और इनको टैबलेट्स दी जाती है जिससे इनके पीरियड्स तो ठीक हो जाते हैं बट इनका प्रोग्नोसिस आगे फर्टिलिटी होगी ही नहीं कभी। तो ये समझाना, ये करना, और उनका जब अंडा ही नहीं बन रहा है तो ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन जो है उसकी मात्रा भी खत्म है, तो उनको प्री मैच्योर मीनोपॉज हो गया है। जो मीनोपॉज आपको 50 की एज पे आना था वो मीनोपॉज आपको 22 की एज पे, 25 की एज पे आ चुका है। उसकी वजह से आपको बैठे बैठे एकदम गर्मी लगने के सिम्टम्स आते हैं, बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, रसोई में काम करते हुए पसीना आता है, रात को नींद नहीं आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इस प्री मैच्योर मीनोपॉज के कारण एस्ट्रोजन कम हुआ, ओवरीज में अंडे नहीं है, एस्ट्रोजन कम हुआ, आपके सिम्टम्स आने लग गए। इन सिम्टम्स के कारण आपके दूसरी कॉम्प्लिकेशंस चालू होती है, जैसे बोन वाली, हार्ट वाली, ये कॉम्प्लिकेशंस। इवन कई बार जिनके ऑपरेशंस हो जाते हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसमें इनएडवर्टेंटली आपकी ओवरीज रिमूव हो जाती हैं। ओह, आपने TAH विथ BSO किया, बाइलेटरल साल्पिंजोओफरेक्टमी किया, तो साथ में ओवरीज हटा दी। जिनके पीरियड्स रेगुलर थे या इरेगुलर थे और वो 40 से कम थे और उनका अचानक से इस तरीके से ईस्ट्रोजन का हार्मोन सेटअप बिल्कुल नीचे आ जाता है, प्री मैच्योर मीनोपॉज हो गया उनको, क्योंकि अब उनके पीरियड्स नहीं आएंगे। वो तो यूट्रस हटता तो भी नहीं आते, बट ओवरीज हटने के कारण उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल्स का वो सडनली बंद हो गया। तो उनको वापस से वो सिम्टम आने लग जाते हैं, या वो उनको सिम्टम शुरू हो जाएंगे, अचानक से गर्मी लगना, पसीना पसीना होना, घबराहट होना, जॉइंट पेन होना, फिर उनकी बोन हेल्थ डिटोरिएट होगी। आपको 40 साल की एज पे मीनोपॉज हो जाए, एक 55 साल की एज पे मीनोपॉज हो, तो आपकी बोन्स खराब होंगी, हार्ट अटैक्स आने की रिस्क बढ़ेगी। सारी बातचीत जो आपसे हुई है उसमें मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर जांच सही हो तो आधा काम आसान हो जाता है। सेकंड, प्रॉपर ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस। खाली दवाइयाँ लेकर के मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ या मैंने बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन ली है, उससे इलाज नहीं होगा। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सही जांच होना, मुख्य कारण समझना कि बीमारी का, और ये इन दिनों काफ़ी हो रहा है सर
कि पेशेंट अलग अलग एक्सपर्ट से मिलते हैं, वो कंफ्यूज होते चले जाते हैं और फिर बाद में बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं हमारे सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज के पॉडकास्ट में जो जानकारियाँ मिली हैं प्लीज़ आप सबसे शेयर ज़रूर करें, एक एक चीज़ आप डिस्कस करें। और जैसा कि डॉक्टर साहब का नेचर है, आप देख सकते हैं हर प्रश्न का जवाब कितने एकदम डिटेल में हमको समझा रहे हैं। तो जब कभी भी आपको इस तरह की तकलीफ हो, आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक या हॉस्पिटल पधार के इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जोधपुर पॉडकास्ट में हमें समय दिया और इतनी विस्तृत जानकारियाँ दी। अंत में आपकी तरफ से संदेश हमारे व्यूवर्स को। अगर आपकी हेल्थ के लिए बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है कि आप अपना खाना पीना और एक्सरसाइज को हमेशा अपना इंटीग्रल पार्ट बनाएं लाइफ का, कि हम बराबर से सही तरीके का खाना खाएं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें। दूसरा, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, जितना टाइम आप निकाल सकते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी चीज़ होगी मेरी कि आप अपने डॉक्टर से, जिससे भी आप मिल रहे हैं, उनसे सवाल ज़रूर पूछें। आप अपनी बीमारी को समझें, बीमारी आपको है, डॉक्टर को नहीं है। तो आपको अपना सवाल पूछना है, आपको समझना है कि आपको बीमारी है क्यों, हुई कैसे, कहाँ से है। आप उसके जड़ तक जाएंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे और इलाज भी आपको बेहतर समझ में आएगा कि आप क्या ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे लेना है, कब तक लेना है। कई सारे बीमारियों में तो हम सवालों के जवाब निकाल सकते हैं, जितने में निकाल सकते हैं एटलीस्ट उतनों में तो निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको हमारा ये पॉडकास्ट सेशन कैसा लगा? बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जोधपुर की जनता और आसपास की जो एरिया की जनता है उनके लिए ये एक बहुत ही एनरिचिंग होगा कि आपके क्वेश्चंस अच्छे थे, कि मुझे खुद को एक्सप्लेन करने में अच्छा लगा कि नई चीज़ों की बेसिक थिंग्स हमें पता होनी चाहिए कि ये आई क्यों, ये हुआ क्यों, ये होता कैसे है, चलता कैसे। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर रौनक गांधी जी, जो कि डायबिटीज़, मोटापा और हार्मोन से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को, और आप सबसे यही अनुरोध है, सही जांच कराएं, रोग की जो जड़ है वहाँ तक पहुँचे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप देख रहे थे जोधपुर पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय सुरेश राठी ग्रुप। मैं आरजे रेक्स आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा जानकारियों को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से हम सब मिलकर एक स्वस्थ वातावरण अपने और अपने समाज और देश के लिए बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।